नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुख्य सेविका के प्रैक्टिस सेट सीरीज आपकी चल रही है, जिसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छी कराई जा रही है। आजकल आप एक भजन सुन रहे होंगे या आपने सुना होगा या हो सकता ना सुना हो। उसमें एक लाइन है कि जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति ने, जिस अभ्यर्थी ने, जिस स्टूडेंट ने रिवीजन किया ही नहीं, वो रिवीजन का मजा क्या जाने। आपको लगातार अपने सिलेबस से जुड़े रहना है, आपको लगातार इसका रिवीजन करते रहना है। और जब आप 5 से 6 बार 7 बार इसका रिवीजन कर चुके होंगे सिलेबस के हर एक हिस्से का, तो निश्चित रूप से आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंठस्थ हो चुका होगा आपको, और आपकी तैयारी एक नए लेवल पर पहुंच चुकी होगी। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको निरंतर रिवीजन करते रहना होगा, निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। क्लियर? आपको जितना परीक्षा लेट हो रही है, पढ़ने वाले उतना ही ज्यादा आगे निकलते जा रहे हैं। आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि जो फोकस्ड है, जिसका दृढ़ निश्चय है कि मुझे इस हर हाल में इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करना है, ये भर्ती बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी नौकरी है, वो तो अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन बहुत से लोग आलसी हैं, बहुत से लोग मक्कारी करते हैं, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं पढ़ाई ना करने का, रिवीजन ना करने का। आप किस कैटेगरी में आते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। आप जैसा निर्णय ले लेंगे, आप जैसा सोच लेंगे, वैसा ही आप अपना जीवन बनाते जाएंगे, वैसे ही आप अपनी सुबह बनाएंगे, वैसी ही आप अपनी दोपहर बनाएंगे, वैसी ही आप अपनी शाम बनाएंगे, और वैसी ही आप अपनी रात बनाएंगे। आपका निर्णय ही आपका पूरा दिन डिसाइड करेगा, आपका पूरा जीवन डिसाइड करेगा। तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा निर्णय लेना है और लगातार परिश्रम करते रहना है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी फीस मात्र 370 रुपए है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें मिलेंगे आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट, उनकी पीडीएफ और सॉल्यूशन, और मिलेंगे स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स हर टॉपिक के, जिसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा कुछ भी इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। सारे नोट्स बहुत ही अच्छे हैं। और आपको व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप प्रतिज्ञा लिखकर भेजेंगे तो भी आपको पूरी जानकारी इस बैच से रिलेटेड प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु की घर पर देखभाल HBNC योजना का पूरा देश में कब कार्यान्वयन किया गया? बताइएगा, नवजात शिशु की घर पर देखभाल योजना का पूरे देश में कब कार्यान्वयन किया गया? ए ऑप्शन है आपका 2009 में, बी ऑप्शन है आपका 2010 में, सी ऑप्शन है आपका 2011 में, और डी ऑप्शन है आपका 2008 में। बताइएगा, नवजात शिशु की घर पर देखभाल HBNC योजना का पूरे देश में कब कार्यान्वयन किया गया? प्रश्न 1 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, वर्ष 2011 में। अगला प्रश्न है आपका, संपूर्ण स्तनपान किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है आपका जन्म के बाद 1 वर्ष तक मां का दूध और पौष्टिक पेय देना, बी ऑप्शन है जन्म के बाद 1 वर्ष तक केवल मां का दूध देना, या सी ऑप्शन है आपका जन्म के बाद 3 माह तक केवल मां का दूध, अगले 3 माह तक फलों सब्जियों का जूस देना, या डी ऑप्शन जन्म के बाद 6 माह तक केवल मां का दूध ही देना। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? संपूर्ण स्तनपान किसे कहते हैं? तो दूसरे का तो सही ऑप्शन है आपका, वो हो जाएगा डी, जन्म के बाद 6 माह तक केवल मां का दूध ही देना। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, नियोनेटल मोर्टेलिटी नवजात शिशु मृत्यु से आशय है। बताइएगा, नियोनेटल मोर्टेलिटी यानी कि नवजात शिशु मृत्यु से क्या आशय है? ए ऑप्शन है आपका जन्म के बाद 7 सप्ताह के भीतर होने वाली मृत्यु, या जन्म के बाद 60 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, या जन्म के बाद 35 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, या डी ऑप्शन जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु। बताइएगा, नियोनेटल मोर्टेलिटी से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तीसरे का आपका डी ऑप्शन सही है।
जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु को क्या कहते हैं? नियोनेटल मॉर्टेलिटी कहते हैं या नवजात शिशु मृत्यु कहते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है? ए तेलुगु, बी मलयालम, सी तमिल, डी उपयुक्त सभी। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन है आपका, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, मूल परिवार की अवधारणा किसने दी? जॉनसन ने, मर्डॉक ने, जिमरमैन ने या वार्नर ने? बताइएगा मूल परिवार की अवधारणा किसने दी? पांचवें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पांचवें का आपका बी ऑप्शन यानी कि बा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मर्डॉक ने दी है। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? बताना है आपको किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, यानी कि हमारे शरीर में उनका निर्माण होता है। ए ऑप्शन है आपका विटामिन के, बी ऑप्शन है विटामिन डी व के, विटामिन सी या विटामिन ए व बी। प्रश्न है किस विटामिन का संश्लेषण यानी कि निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यानी कि बा विटामिन डी व के। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्म में बच्चों की औसत संख्या को कहा जाता है? बताइएगा एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है? ए रोगग्रस्तता दर, बी जन्म शक्ति, सी प्रजनन दर और डी है आपका मृत्यु दर। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये प्रश्न मैं पहले कई बार आपको करवा चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं आप में से हर कोई इसको सही उत्तर दे रहा होगा। एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है? सातवें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सातवें का आपका सी ऑप्शन सही है, प्रजनन दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किसका कथन है कि पोषक मनुष्य व उनके शारीरिक सामाजिक जैविकीय पहलुओं के बीच संबंध है? यहां पर पोषण भी हो सकता है, पोषण मनुष्य व उनके शारीरिक सामाजिक जैविकीय पहलुओं के बीच संबंध है। ए फ्रेडरिक, बी फ्रायड, सी टर्नर, डी पुडकिन। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन सही है। क्लियर आपको? पुडकिन। अगला प्रश्न है आपका, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, यह परिभाषा किसकी है? डी एफ टर्नर की है, क्रो एंड क्रो की है, पुडकिन की है या फ्रायड की है? बताइएगा पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, यह परिभाषा किसकी है? तो 9 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन यानी कि ए डी एफ टर्नर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही 2022 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी कि एनएफएस 5 के अनुसार 2021 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? ए ऑप्शन है आपका 32, बी है 28, सी है 29 और डी ऑप्शन है आपका 30। बताइएगा एबीसीडी में या आबासादा में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 10वें का? हाल ही में 2022 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 2021 में शिशु मृत्यु दर कितनी है? बताइएगा 2021 में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर है आपका 32। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 32। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे के जन्म के कितने सप्ताह के अंदर माता के मृत्यु को मातृ मृत्यु कहा जाता है? बताइएगा बच्चे के जन्म के कितने सप्ताह के अंदर माता की मृत्यु को मातृ मृत्यु कहा जाता है? ए 2 सप्ताह, बी 4 सप्ताह, सी 6 सप्ताह, डी 1 सप्ताह। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बच्चे के जन्म के कितने सप्ताह के अंदर माता की मृत्यु को मातृ मृत्यु कहा जाता है? 11वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। बताइएगा 11वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी 6 सप्ताह। 6 सप्ताह में अगर बच्चे के जन्म के
कि 6 सप्ताह के अंदर माता की मृत्यु हो जाती है तो उसे मातृ मृत्यु दर कहा जाता है, शामिल किया जाता है मातृ मृत्यु दर में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार के 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना कहलाता है। यह प्रश्न भी मैं आपको करवा चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल सही कर रहे होंगे। ए त्वरित फ्रीजिंग, बी सेलो फ्रीजिंग, सी डिहाइड्रो फ्रीजिंग और डी है आपका शार्प फ्रीजिंग। बताइएगा, फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना कहलाता है। 12वीं का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12वीं का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डिहाइड्रो फ्रीजिंग। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थों को एक लंबी अवधि तक फफूंदी तथा जीवाणुओं से सुरक्षित रखने की विधि क्या कहलाती है? बताइएगा, खाद्य पदार्थों को एक लंबी अवधि तक फफूंदी तथा जीवाणुओं से सुरक्षित रखने की विधि क्या कहलाती है? ए खाद्य पदार्थों का अनुवीक्षण, बी खाद्य पदार्थों का परीक्षण, सी खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण और डी है आपका खाद्य पदार्थों का संरक्षण। 13वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, खाद्य पदार्थों का संरक्षण। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है? ए प्रोपियोनिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी सोडियम बेंजोएट या डी सार्विक अम्ल। बताइएगा 14वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में कौन सा प्रभावी है? प्रोपियोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट या सार्विक अम्ल। बताइएगा एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 14वें का आपका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सोडियम बेंजोएट। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? नमी एवं आर्द्रता, ऑक्सीजन, तापमान या उपयुक्त सभी। बताइएगा खाद्य पदार्थों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? खाद्य पदार्थों पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर, मकान बनाने की सामग्री पर या वस्त्रों पर? एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? खाद्य पदार्थों पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर, मकान बनाने की सामग्री पर या वस्त्रों पर? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 16वें का। तो 16वें का आपका जो सही उत्तर है वो ए हो जाएगा, खाद्य पदार्थों के, ठीक है, खाद्य पदार्थों पर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु की नाभि नाल काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिससिटेशन कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं, हाइपोपोलाइसिमिया कहते हैं या उपयुक्त सभी। बताइएगा नवजात शिशु की नाभि नाल काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, हाइपोथर्मिया। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? बताइएगा किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ए खनिज लवण, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी वसा। बताइएगा बच्चों की वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो बहुत ही आसान उत्तर है बी ऑप्शन, प्रोटीन की। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स, वेरी। बताइएगा विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स, वेरी। 19 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो 19 का आपका सी ऑप्शन सही है, रिकेट्स। अगला प्रश्न है आपका, 20 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु को कहा जाता है? नियोनेटल मोर्टेलिटी, अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी, लेट नियोनेटल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी। बताइएगा 20 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु को 20 नहीं होगा, यहां पर 1 वर्ष होगा। इसको 20 मत करिए, 20वां क्वेश्चन है, यहां पर 1 होगा। ठीक है, 1 वर्ष से
कम आयु के बच्चे की मृत्यु को कहा जाता है? क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए, यहां पर एक होगा, ये 20वां क्वेश्चन नंबर है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है। क्लियर आपको? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इन्फेंट मोर्टेलिटी। क्लियर आपको? 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु को क्या कहा जाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? बताइएगा, संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? ए 2007, बी 2006, सी 2004, डी 2005। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी 2005। अगला प्रश्न है आपका, यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को क्या कहते हैं? विस्तृत परिवार, सगा परिवार, सजातीय परिवार या वैवाहिक परिवार? बताइएगा, यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो उसको क्या कहा जाता है? परिणामी समूह को क्या कहा जाएगा? 22 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सजातीय परिवार। अगला प्रश्न है आपका, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 23 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 23 का आपका बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 26। क्लियर आपको? अनुच्छेद 26। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2022 का विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम क्या है? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, या हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर, या एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? बताइएगा, वर्ष 2022 का विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की थीम क्या है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है आपका, भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन कंट्री ऑफिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली में है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में है या मुंबई में है? बताइएगा, भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन कंट्री ऑफिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, दिल्ली में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना किस वर्ष और कहां पर हुई थी? UNFPA की स्थापना किस वर्ष और कहां पर हुई थी? ए ऑप्शन है आपका, वर्ष 1972 में नई दिल्ली भारत में, वर्ष 1970 में बर्लिन जर्मनी में, या वर्ष 1971 पेरिस फ्रांस में, या डी ऑप्शन, वर्ष 1969 न्यूयॉर्क अमेरिका में? बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना किस वर्ष और कहां पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, वर्ष 1969 न्यूयॉर्क अमेरिका में। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 19। उम्मीद करता हूं आप सभी ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ ये पूरा प्रैक्टिस सेट किया होगा। आपकी तैयारी लगातार चल रही है और आपके कमेंट्स बताते हैं कि आप लोग काफी अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं। लेकिन यहीं पर आपको रुकना नहीं है, आपको निरंतरता बनाए रखना है, हर पूरे टॉपिक के साथ, पूरे सिलेबस के साथ, सभी प्रश्नों के साथ। आपके पास प्रश्नों का एक अच्छा समूह एकत्रित हो चुका है। अगर आप उन्हें लगातार रिवीजन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से यहां से आप सेल्फ स्टडी के द्वारा भी अपनी परीक्षा को सफल पास कर पाएंगे। तो आपकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने, और जिस विद्यार्थी ने रिवीजन किया है नहीं वो रिवीजन का मजा क्या जाने। तो अपना रिवीजन करते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज जो 26 प्रश्न किए गए वो आपको कैसे लगे और आपके कुल कितने प्रश्न आज सही हुए हैं। अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब भी मैसेज किया करिए तो पूरी अपनी जानकारी जो आपको चाहिए वो वहां पर लिख दिया करिए। केवल हाय लिखकर गायब हो जाना ही आपका कार्य पूरा नहीं होता है। आपकी जिस बारे में पूरी जानकारी चाहिए उसको वहां पर लिखा करिए। क्लियर आपको? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।